नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की गहराई में उतरने वाले हैं। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं और हमारा मिशन है इनमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालना। बिल्कुल। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसे एक बार में समझना मुश्किल है, तो आज हम इसके दो सबसे अहम हिस्सों पर फोकस करेंगे। हाँ, उत्तर में खड़े विशाल हिमालय पर्वत और उनसे बने भारत के महान मैदान। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है कि इस चर्चा के अंत तक आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में एक मजबूत और क्रिस्टल क्लियर समझ मिल जाए। चलिए फिर। हम इसे बहुत सिंपल और एक-एक करके समझेंगे, ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस के इसे गहराई से समझ पाएं और याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ और इसका मतलब क्या है। जी। किताबों में हम पढ़ते हैं कि भारत का लैटिट्यूडनल विस्तार यानी अक्षांशीय फैलाव दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये जो लगभग 30 डिग्री का फैलाव है ना, ये भारत को एक जबरदस्त क्लाइमेट डाइवर्सिटी देता है। अच्छा। सोचिए, भारत का दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के बहुत पास है। हाँ। जहां सीधी गर्मी और उमस वाला मौसम होता है। वहीं उत्तरी सिरा कश्मीर एक ठंडे टेम्परेट जोन में आता है। सही बात है। इसी एक 30 डिग्री के अंतर की वजह से आपको कन्याकुमारी के नारियल के पेड़ों और कश्मीर के सेब के बगीचों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। मतलब ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये तय करता है कि लोग क्या उगाएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा नंबर है देशांतर या लॉन्गिट्यूड का, जो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। हाँ। यहाँ भी लगभग 30 डिग्री की अंतर है। इसका क्या असर होता है? इसका असर होता है समय पर। ये जो 2 घंटे का अंतर है, ये सिर्फ एक किताबी फैक्ट नहीं है, ये उत्तर पूर्व में लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। कैसे? सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से 2 घंटे पहले उग जाता है। हाँ। लेकिन ऑफिस, स्कूल, बैंक सब दिल्ली के समय के हिसाब से चलते हैं। ओह। इससे वहां लोगों की प्रोडक्टिविटी और देश की एनर्जी खपत पर सालों से बहस चल रही है। यहाँ तक कि एक अलग टाइम जोन की मांग भी उठती रही है। सही बात है। और शायद इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया है, एकदम सही। जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है और मिर्जापुर से गुजरता है। जी। और इसी से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। बिल्कुल। और जैसे स्टैंडर्ड मेरिडियन देश को समय के हिसाब से एक करता है, वैसे ही एक और रेखा है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। हाँ, ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल। बिल्कुल। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत की जलवायु को समझने के लिए एक बहुत जरूरी लाइन है। तो भारत की लोकेशन समझ आ गई। अब आते हैं इसके फिजिकल फीचर्स पर। जी। सोर्सेज बताते हैं कि भारत को 6 मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। और जैसा हमने तय किया, आज हम पहले 2 पर फोकस करेंगे। हाँ, और इन दोनों के बीच एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हम पहले उस दीवार की कहानी समझेंगे जो एक टक्कर से बनी, यानी हिमालय। और फिर उस कहानी पर आएंगे कि कैसे उस दीवार से निकली नदियों ने भारत के दिल यानी उत्तरी मैदानों को जन्म दिया। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो फिर हिमालय की कहानी से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि ये युवा और वलित यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? इसे ऐसे समझिए, हिमालय की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? ये दुनिया के सबसे जवान पहाड़ों में से है। मतलब जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो ये अभी टीनेजर है। अच्छा। और ये बने कैसे? जैसे आप एक कागज के दोनों सिरों को एक दूसरे की तरफ दबाएं, हाँ। और वो बीच से ऊपर मुड़कर उठ जाता है। हाँ, एक फोल्ड बन जाता है। ठीक वैसे ही जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच की जमीन फोल्ड होकर ऊपर उठ गई। इसी से हिमालय बना। ये तो कमाल का एनोलॉजी है ना? अब सोर्सेज में हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। जी। क्या ये सब एक साथ बने थे? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सब एक साथ नहीं बने। ट्रांस हिमालय असल में यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, जो इंडियन प्लेट के टकराने से पहले से वहां था।
इसलिए उसकी जियोलॉजी बाकी हिमालय से काफी अलग है। इसमें कौन सी रेंजेस आती हैं? इसमें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर जैसी मशहूर श्रेणियां आती हैं। और उसके बाद आता है महान हिमालय या हिमाद्री। हाँ, हिमाद्री को आप हिमालय का सुपरस्टार कह सकते हैं। सुपरस्टार। हाँ, ये सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली रेंज है, जिसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सब यही हैं। अच्छा। ये ग्रेनाइट का बना है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसका नाम हिमाद्री है, यानी बर्फ का घर। हिमाद्री के दक्षिण में है लघु हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहते हैं। तो यहाँ क्या खास है? अगर हिमाद्री सुपरस्टार है, तो हिमाचल वो जगह है जहाँ सब छुट्टियां मनाने जाते हैं। मतलब हिल स्टेशंस? एकदम। शिमला, मसूरी, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, ये सब हिमाचल रेंज में ही है। इसकी ऊंचाई हिमाद्री से कम है और यहाँ की चट्टानें बहुत ज्यादा दबाव की वजह से कंप्रेस्ड है। और पीर पंजाल? पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी रेंज है। और सबसे आखिर में, सबसे दक्षिण में आती है सबसे बाहरी रेंज, शिवालिक। शिवालिक को आप हिमालय का फुट हिल या प्रवेश द्वार समझ सकते हैं। ये सबसे नई और सबसे कम ऊंची रेंज है। ये असल में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर और मिट्टी के जमाव से बनी है। मतलब ये अभी पूरी तरह ठोस चट्टान भी नहीं है? नहीं, अभी नहीं। यहाँ एक शब्द बार बार आता है, दून, जैसे देहरादून। जी। ये क्या होते हैं? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दून असल में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में बनी लंबी सपाट घाटियां हैं। अच्छा। जब नदियां इन दो रेंजों के बीच फंस गईं, तो उन्होंने अपने साथ लाई मिट्टी और पत्थर वहीं जमा कर दिए, जिससे ये खूबसूरत घाटियां बन गईं। ओ, तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इसके बेस्ट उदाहरण है। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी तक तो हम हिमालय को ऐसे देख रहे थे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हों। शिवालिक, फिर हिमाचल, फिर हिमाद्री। हाँ, उत्तर की तरफ। लेकिन अगर हम इसे बाएं से दाएं, यानी कश्मीर से अरुणाचल की तरफ देखें, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों ने हिमालय को अलग अलग हिस्सों में बांटा है और हर हिस्से का अपना अलग ही किरदार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय की। यहाँ एक शब्द है जो आपको हमेशा याद रखना है, करेवा। करेवा। सोचिए, लाखों साल पहले जब ग्लेशियर पिघल रहे थे, तो वो अपने साथ एक बहुत ही खास तरह की चिकनी मिट्टी, रेत और पत्थर बहाकर लाए और कश्मीर घाटी में जमा कर दिया। ये परतें झील के तलछट जैसी बन गईं। इसी खजाने को करेवा कहते हैं। और इसमें क्या खास है? इस मिट्टी में कुछ ऐसा जादू है कि दुनिया का बेस्ट केसर सिर्फ यहीं उगता है। वाह! तो केसर मतलब करेवा। इसके बाद आता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हाँ, ये रावी और काली नदी के बीच का हिस्सा है। इसे देवभूमि भी कहते हैं। अच्छा। भारत के ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान इसी इलाके में है। और पूर्व की ओर बढ़ें तो आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ये नेपाल और भूटान के बीच एक छोटा सा हिस्सा है, पर बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। यहाँ तेजी से बहने वाली तीस्ता नदी है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और यहाँ एक खास बात है। क्या? इस क्षेत्र में शिवालिक श्रृंखला नहीं है। हाँ, उसकी जगह द्वार फॉर्मेशंस पाए जाते हैं। द्वार फॉर्मेशंस। ये जलोढ़ बाढ़ के मैदान है और यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से दार्जिलिंग की चाय को शैंपेन ऑफ टीज कहते हैं। मतलब मिट्टी, ढलान और पानी का जो कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है, वो दुनिया में कहीं और नहीं है। कहीं और नहीं। और सबसे पूर्व में है अरुणाचल हिमालय। हाँ, यहाँ क्या अलग है? अरुणाचल हिमालय अपनी तेज बहती नदियों के लिए जाना जाता है, जो पहाड़ों को काटकर बहुत गहरी घाटियां बनाती हैं, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं। और यहीं दिहांग गॉर्ज के पास हिमालय अचानक दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ ले लेता है। हाँ, इसे सिंटैक्शियल बेंड कहते हैं। मतलब पहाड़ सीधे चलते चलते अचानक एक हेयरपिन बेंड ले लेता है। ऐसा क्यों? ये उसी टेक्टोनिक टक्कर का नतीजा है। इंडियन प्लेट का उत्तर पूर्वी कोना बहुत मजबूती से अड़ा हुआ है, जिससे टकराकर हिमालय की श्रेणियां मुड़ गईं। अच्छा। इन मुड़ी हुई पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं, जिनमें पटकाई, नागा और मिजो हिल शामिल हैं। और ये बलुआ पत्थर से बनी है और घने जंगलों से ढकी हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई पहाड़ों की कहानी। लेकिन इन पहाड़ों ने सिर्फ एक दीवार नहीं बनाई, उन्होंने भारत के दिल को भी जन्म दिया। हाँ, अपनी नदियों के जरिए। एकदम सही। हिमालय से निकली इन्हीं 3 बड़ी नदी प्रणालियों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी सहायक नदियां,
उन्होंने लाखों सालों तक अपने साथ लाई बारीक मिट्टी, जिसे जलोढ़ या अलूवियम कहते हैं, को हिमालय के दक्षिण में बिछा बिछा कर वो उपजाऊ मैदान तैयार किए, जिन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। इसीलिए ये इलाका भारत का फूड बाउल कहलाता है। और यहाँ इतनी घनी आबादी है। बिल्कुल। अब इन मैदानों को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, पहले क्षेत्रीय आधार पर देखते हैं। पश्चिमी हिस्सा जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने बनाया, उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा अब पाकिस्तान में है। हाँ, मध्य का सबसे बड़ा हिस्सा गंगा का मैदान है, जो हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला है। और पूर्वी हिस्सा असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। बिल्कुल। लेकिन जो कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है वो है इन मैदानों का उत्तर से दक्षिण की ओर का विभाजन, जो मिट्टी के आधार पर किया गया है। हाँ। यहाँ 4 नाम आते हैं: भाबर, तराई, भांगर और खादर। और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, यहीं से कंसेप्चुअल बेस बनता है। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, वो भाबर में पहुंचती हैं। ये क्या है? भाबर 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी है, जो शिवालिक के ठीक नीचे है। अच्छा। पहाड़ों से तेजी से उतरते हुए नदियां अपने साथ लाए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहीं छोड़ देती हैं। एक मिनट, यहाँ एक अजीब बात लिखी है कि इस इलाके में छोटी नदियां गायब हो जाती हैं। हाँ, मतलब पूरी की पूरी नदी पत्थरों के नीचे चली जाती है। ये कैसे होता है? बिल्कुल, क्योंकि पत्थर इतने बड़े और छिद्रपूर्ण, मतलब पोरस होते हैं कि पानी उनके ऊपर से बहने की बजाय उनके बीच से और नीचे से बहने लगता है। तो ऊपर से देखने पर लगता है कि नदी गायब हो गई। एग्जैक्टली। ये खेती के लिए बिल्कुल अच्छा इलाका नहीं है। ठीक है, तो नदी भाबर में गायब हो गई, अब आगे क्या? भाबर के दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र। ये 10 से 20 किलोमीटर का एक नम और दंदली इलाका है। यहाँ वो नदियां वापस आती हैं? हाँ, भाबर में गायब हुई नदियां यहाँ पत्थरों के खत्म होते ही वापस सतह पर आ जाती हैं और बिना किसी तय रास्ते के फैल जाती हैं। जिससे ये पूरा एरिया मार्शी या दलदली बन जाता है। बिल्कुल। पहले ये मलेरिया के लिए बदनाम था, लेकिन अब इसे खेती के लिए साफ कर दिया गया है। ये घने जंगलों और वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। तो भाबर में नदी गायब हुई, तराई में वापस आ गई। अब आते हैं 2 सबसे कंफ्यूजिंग शब्दों पर, भांगर और खादर। यहाँ एक सिंपल ट्रिक याद रखिए। भांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर यानी नई जलोढ़ मिट्टी। भांगर पुरानी, खादर नई। सही। भांगर नदी के बाढ़ वाले मैदान से दूर ऊंची जमीन पर मिलता है। ये वो मिट्टी है जो बहुत पहले जमा हुई थी। इसमें वो कंकड़ भी पाए जाते हैं ना? हाँ, इसमें कैल्शियम के छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। और खादर? खादर नदी के ठीक पास वाला निचला इलाका है, जहाँ लगभग हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है और अपने साथ लाई मिट्टी की एक नई ताजा परत बिछा देता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और यहाँ गहन खेती की जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, भांगर एक पुराना घर है जो ऊंची जमीन पर बना है, और खादर नदी के किनारे वाला नया फार्म हाउस है, जिसे हर साल रेनोवेशन मिलता है। वाह, ये बहुत बढ़िया तरीका याद रखने का है ना? चलिए, अब एक बार जल्दी से इन सभी खास शब्दों को दोहरा लेते हैं। जरूर। ये एक क्विक चीट शीट की तरह काम करेगा। पहला शब्द करेवा। कश्मीर की ग्लेशियर वाली मिट्टी जो केसर की खेती के लिए मशहूर है। दूसरा शब्द दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की लंबी सपाट घाटियां, जैसे देहरादून। तीसरा शब्द द्वार। पूर्वी हिमालय में चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध जलोढ़ मैदान। बिल्कुल। और मैदानों के लिए भाबर बनाम तराई। भाबर कंकड़ पत्थर वाला इलाका है जहां नदी गायब हो जाती है। और तराई दलदली इलाका है, जहां नदी वापस सतह पर आ जाती है। और भांगर बनाम खादर। भांगर पुरानी कम उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है जो ऊंचाई पर है, और खादर नई बहुत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है जो नदी के पास है। बहुत अच्छे। अगर आपने ये हिस्सा समझ लिया है तो आपने इस विषय का मूल आधार समझ लिया है। ये दिखाता है कि कैसे हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों की आपसी क्रिया ने न सिर्फ भारत की जमीन बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इतिहास को भी शक्ल दिया है। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको भारत के भूगोल को समझने में मदद मिली होगी। जरूर मिली होगी। आज हमने देखा कि कैसे डिग्री और मिनट के नंबर असल में मौसम और जीवनशैली तय करते हैं, और कैसे पहाड़ों और नदियों का रिश्ता हमारे देश के सबसे उपजाऊ मैदानों को जन्म देता है।
अगर ये चर्चा आपको सहायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। बिल्कुल। और अगर आपका कोई संदेह हो, कोई बिंदु स्पष्ट ना हुआ हो या आपको लगता है कि कहीं सुधार की जरूरत है, तो टिप्पणी करके जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अच्छा? हमने बात की कि भूगोल ने भारत के मैदानों और पहाड़ों को कैसे बनाया। अब जरा सोचिए, इसी भूगोल ने भारत के इतिहास को कैसे शक्ल दिया होगा। क्यों ज्यादातर बड़े साम्राज्य इन्हीं मैदानों में फले फूले? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। धन्यवाद।